पूरे शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं चैप्टर 11 विद्रोही और राज। इस पूरे अध्याय के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग 1857 क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। 1857 क्रांति में जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं या जो महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिन सवाल बनते हैं, वो है ये 13 पॉइंट। पहला आपको पता होना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर एक सैनिक छावनी थी, यानी सैनिकों का एक समूह था जिसने पूरे विद्रोह की शुरुआत की थी। 10 मई 1857 में मेरठ के अंदर अचानक सैनिकों द्वारा अंग्रेजों पर हमला कर दिया गया। सारे बड़े बड़े अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया गया, उनके बैंकों के पैसों को लूटा गया, उनके शस्त्रागारों पर कब्जा किया गया, अंग्रेजी अधिकारियों की जान ली गई और उनके पूरे क्षेत्र में जो उनका नियंत्रण था उसको खत्म कर दिया गया। इसमें उस इलाके की आम जनता ने भी सैनिकों का साथ दिया था, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के शासन से परेशान हो चुकी। इस विद्रोह को ज्यादा मजबूत करने के लिए, ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बड़े नेता की जरूरत थी। इसलिए 10 मई 1857 को पूरे मेरठ को अंग्रेजों से आजाद करवाने के बाद सैनिकों का एक समूह या सैनिकों की एक टुकड़ी रवाना हुई दिल्ली की तरफ। 11 मई 1857 को सुबह सुबह लाल किले के सामने ये टुकड़ी आ गई। उस समय लाल किले के अंदर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर रहा करते थे। मेरठ की सैनिक छावनी ने दिल्ली के अंदर भी कई सैनिकों को मार डाला, कई अंग्रेजी अधिकारियों की जान ले ली और दिल्ली को भी धीरे धीरे अंग्रेजों से आजाद करवा दिया। शुरुआत में बहादुर शाह जफर इस विद्रोह से जुड़ना नहीं चाहते थे और इसके नेता भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब सैनिकों ने काफी दबाव डाला तब ना चाहते हुए भी बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह को अपना नाम देना पड़ा और इस विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में सामने आना पड़ा। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई कि 1857 का जो विद्रोह है ये अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर द्वारा चलाया गया। सिंपल। ये था हमारा पहला पॉइंट जो पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से कहां तक हुई। दूसरा पॉइंट आता है विद्रोह का विस्तार, यानी 1857 का वो विद्रोह जो मेरठ के एक छोटे से सैनिक छावनी से शुरू हुआ था, कैसे वो भारत का पहला और बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बनने लगा था। अगर बात करें इसके विस्तार की, तो जब जनता तक एक खबर पहुंची कि अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर ने एक बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया है, तो गांव-गांव, शहर-शहर के कई लोग इस विद्रोह से जुड़ने लग गए। जैसे जैसे लोगों तक खबर पहुंची कि विद्रोह शुरू हो चुका है और विद्रोह में क्या क्या करवाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो गांव-गांव के लोग इसमें जुड़ने लग गए। इन्होंने कुछ संकेत बनाए जिसका इस्तेमाल कर कर ये विद्रोह को शुरू किया करते थे। पूरे विद्रोह की योजना पहले ही बना ली जाती थी, लेकिन रात में जब अंग्रेज अचेतन अवस्था में होते थे, जब वो लोग आराम कर रहे होते थे, तब बिगुल बजता था या तोप के गोले चलते थे या ऐसा ही कोई संकेत होता था। इस संकेत के मिलते ही पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाते थे और अंग्रेजों को मार देते थे, लूट लेते थे या उनको कमजोर कर देते थे और अपने इलाके को अंग्रेजों से आजाद करवा देते थे। ये अफवाह, ये पूरी घटना इतनी तेजी से फैल रही थी कि अंग्रेजों ने खुद ये बात मानी कि 1857 के मई और जून के महीने में अंग्रेजी शासन ऐसे बिखर गया था जैसे ताश के पत्ते। यानी इस विद्रोह का विस्तार काफी तेज हुआ और काफी प्रभावी ढंग से हुआ। बात करते हैं तीसरे बिंदु की, यानी विद्रोह के संचार के माध्यम। संचार के माध्यम से यहां पर मतलब है कि ये विद्रोह कैसे एक दूसरे तक फैल रहा था, कैसे विद्रोह की योजना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रही थी। इस बारे में हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, पर उस समय की किताबों को, रिकॉर्डों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय संचार के 3 से 4 माध्यम मौजूद थे। पहला माध्यम था पत्र। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए पत्रों का माध्यम से प्रयोग किया जाता था, जो हिंदी या उर्दू में लिखे जाते थे। दूसरा इश्तिहार। ऐसे कई पोस्टर, कई इश्तिहार दीवारों पर लगाए जाते थे जिसमें उस समय के हिंदू या मुसलमान राजाओं के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर, एकजुट होकर इस विद्रोह में
जुड़ने का या भाग लेने का आह्वान किया जाता। पहला पत्र, दूसरा इश्तिहार या पोस्टर, तीसरा आम जनता का प्रयोग। अगर कोई सैनिक किसी इलाके में ज्यादा बार दिखता था तो अंग्रेजों को उस पर शक हो जाता था। ऐसे में साधु, संत या भिखारी जैसे लोगों ने इस विद्रोह को फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन पर कोई अंग्रेज शक नहीं करता था, लेकिन वो साधु के भेष में या भिखारी के भेष में अपनी बात दूसरे तक आसानी से पहुंचा देते। चौथा, सैनिकों को एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए, एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट तक बात पहुंचाने के लिए, एक इन्फेंट्री से दूसरे इन्फेंट्री तक बात पहुंचाने के लिए कई सैनिक दूतों का इस्तेमाल किया जाता। तो संचार के 3 से 4 माध्यम थे। पहला पत्र, दूसरा इश्तिहार, तीसरा आम जनता जैसे साधु, संत या भिखारी, और चौथा सैनिक दूत। इसी में पांचवा और संचार का एक महत्वपूर्ण साधन आता है जो था संकेत। उस समय कई संकेतों का प्रयोग भी एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए किया जाता था, जैसे आम की टहनी, जैसे कच्ची रोटियां, या ऐसे ही कई संकेतों का प्रयोग भी किया जाता। सिंपल। तो हमने 4 पॉइंटों की बात की। पहला, विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, इसमें बहादुर शाह जफर कैसे आए, विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ, उसके संचार के माध्यम क्या थे। बात करते हैं विद्रोह के योजनाकार, यानी इस पूरे विद्रोह की प्लानिंग कौन करता था, पूरे विद्रोह की योजना कौन बनाता था, इस विद्रोह में किसके निर्णय चल रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर थे, पर वो इसके योजनाकार नहीं थे, उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की। इसकी प्लानिंग की थी बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों ने। इस बात का हमें सबूत मिलता है जब अवध के अंदर उस समय के विद्रोहकारियों ने या उस समय के सैनिक विद्रोहियों ने अवध के पुलिस के नवाब जो एक अंग्रेज थे उन्हें मारने की इच्छा रखी, तो अवध की पुलिस ने उन्हें मारने से इनकार कर दिया। तब यह निर्णय सैनिक अधिकारियों के पास छोड़ दिया गया कि आप इन्हें मारना चाहते हो या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्रोह की पूरी योजना सैनिकों के द्वारा बनाई जाती थी और सैनिकों के बड़े बड़े अधिकारी आपस में बैठक कर इसको चुना करते थे कि कौन योजना बनाएगा और कौन योजना नहीं बनाएगा। आते हैं 5वें पॉइंट पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें से आपके एमसीक्यू भी बनते। सवाल है कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, वे कौन से नेता थे जिन्होंने अलग अलग इलाके में अपने लोगों को एक करने में, इस विद्रोह को मजबूत करने में और अंग्रेजों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस समय 5 प्रमुख नेता थे। पहले दिल्ली के बहादुर शाह जफर, दूसरे लखनऊ के बिजरिस कद्र, तीसरे कानपुर के नाना साहिब, चौथे बिहार के जमींदार